नहीं, पेज नंबर 49 पे देख, क्वेश्चन नंबर 17 पेंडिंग है, ठीक है, बाकी सब हो चुका है। हाँ, वो 11 अभी अभी नहीं होएगा, वो अभी जाने दें। क्वेश्चन नंबर 17 एक, और क्वेश्चन नंबर 21 मैंने होमवर्क दिया था, और क्वेश्चन 20 भी बाकी है, ठीक है। सो क्वेश्चन 20 भी बाकी है, क्वेश्चन 23 भी बाकी है, 24 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। चलो, तो अभी एक पहले क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करते, चलो। 21 का, हाँ बोल, चल क्वेश्चन 21 का आंसर वेरीफाई करवा लेते हैं। देख, ईपीएस 4 रुपया है, डिविडेंड पे आउट 25% है, मतलब D0 विल बी 1 रुपीज, बराबर है। 1.1 D1 आ जाएगा, सो 1.1 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आएगा वो? हाँ, प्लस 0.10, 12.2, मतलब तो के ई का बात कर रहा है, बराबर है। कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए, उसमें से 4 लाख रुपया डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू 2 लैक्स एंड 15% बियॉन्ड दैट, तो 12.5% आएगा के डी। 4 लाख का डेट है ना उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, 10% नहीं आएगा। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट 30%, ठीक है। तो के डी वन बता पहले, के डी वन 7% आएगा, फिर के डी टू आएगा 10.5, अभी ये दोनों का एवरेज निकालने का है, बराबर है। चल, तो एवरेज के डी जो है इज इक्वल टू 8.75%, चल ये भी बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे के ई भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो वैक बोल कितना है? 10.82%, ठीक है। तो कैपिटल के अंदर पूरा का पूरा इक्विटी है ना 10 लाख में, तो 6 लाख इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। चल, हाँ बराबर है। तो फिर क्वेश्चन 24 किया, क्वेश्चन 24 तो सिंपल था, उसके अंदर अपने को आरवी चाहिए था, खाली आरवी, वो मैंने निकाल के दिया था 153.2 ऐसा करके कुछ तो था। तो के डी आएगा ना उसमें 16.11%। चलो, अभी 3 इंपॉर्टेंट सम है जो आज के लिए बचा है, उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। वो नया चैप्टर इसी के अंदर है, हाँ ठीक है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज है वो। ये 3 सम हो जाएगा, अभी एक आधा आधा घंटा का एक क्वेश्चन लगेगा। चलो, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर है तुम्हारा 51। देखो अभी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2005 इज एज फॉलोज। ये अपने को ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, मतलब ये सब कुछ बुक वैल्यू है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100, दैट इज पार वैल्यू, दैट इज 6 करोड़ मिलियन। उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 12% डिबेंचर्स है, 100 पार वैल्यू है उसका, मतलब फेस वैल्यू है। For the year ended 31st March 2005, the company has paid equity dividend at the rate of 24%, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी ये डिविडेंड पे कर दिया है, ठीक है। सो इट इज D0। तो D0 अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 जो है ना उसका फेस वैल्यू इंटू 24% करना पड़ेगा, ठीक है। सो आएगा 24 रुपीज, ये D0 हो जाएगा। डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो बाय 5% एवरी ईयर, मतलब ये ग्रोथ रेट है, और ये ग्रोथ रेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, दैट मीन्स द ग्रोथ रेट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट रहेगा। उसके बाद अपने को दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹600 पर शेयर। Corporate tax rate applicable to the company is 30%. Now we are required to compute the current weighted average cost of capital, मतलब वैक अपने को कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोला है द कंपनी हैज प्लान टू रेज अ फर्दर 3 crores by way of long term loan at 18% interest. If the loan is raised, the market price of equity share is expected to fall
टू 500 पर शेयर, मतलब मार्केट प्राइस गिर जाएगा, ठीक है, 500 हो जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब देखो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग नहीं करना है, पहले अपने को फर्स्ट अलग से पूरा का पूरा बैक कैलकुलेट करके देना है, उसके बाद में जो सेकंड है ना, सेकंड उसमें जो फर्स्ट वाला जो ओरिजिनल चीज रहेगा वो तो रहेगा ही, प्लस अपने को क्या करना पड़ेगा उसमें, ये 3 करोड़ का लॉन्ग टर्म जो लोन है ये भी अपने को ऐड करके फिर सबका मिला के वापस से अपने को नया बैक का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो तो अभी सबसे पहला आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो पहला आएगा के ई। अभी के ई के लिए पहले अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। राइट नाउ के ई के लिए हमें पहला इंफॉर्मेशन दिया है D0 विच विल बी 100 इंटू 24% विच विल बी 24। फिर हमारे पास जो है P0 अवेलेबल है, P0 इज इक्वल टू 600। और फिर हमारे पास G अवेलेबल है, G इज इक्वल टू 5% और 0.05। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ इसके अंदर, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। अच्छा तो D1 कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, D1 विल बी 24 प्लस 5%, 25.2। चलो तो के ई आएगा 25.20 डिवाइडेड बाई P0 इज 600 प्लस 0.05। 9.2% फाइनल आंसर है ना ये। चलो तो ये मिल गया के ई, ठीक है। अभी सेकंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ। अच्छा इसमें ये नहीं बोला है कि वेटेड एवरेज कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करना है, मतलब बुक वैल्यू वेट से या मार्केट वैल्यू वेट से। तो क्या करने के, तो इसमें अपने पास ऑप्शन है, बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू से भी कर सकते हैं। बुक वैल्यू से कर लेते हैं। अगर बुक वैल्यू से करोगे तो के आर चाहिएगा अपने को, ठीक है। सो के आर इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू 9.2%। इसको सेम क्यों लिया हम लोग ने, के आर इज इक्वल टू के ई, क्योंकि ब्रोकरेज और पर्सनल इनकम टैक्स नहीं दिया है, ठीक है। सो के आर विल बी इक्वल टू के ई। फिर हमको थर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा के डी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये आएगा के डी का कैलकुलेशन। अभी के डी के कैलकुलेशन के लिए देखो कुछ भी बोला नहीं है अपने को, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू दिया है और अपने को ये भी नहीं बोला है कि रिडीमेबल है, मतलब ये कौन सा होएगा, परपेचुअल, ठीक है। परपेचुअल में मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, कूपन रेट माइनस टैक्स। सो इधर आ जाएगा के डी इज इक्वल टू कूपन रेट माइनस टैक्स। व्हाट इज अ कूपन रेट, वी हैव 12, 12 माइनस क्या करना पड़ेगा, 30%। तो ये आएगा 8.4%। कैलकुलेशन ऑफ वैक KO यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। मैं दोनों से करवा दूं ये क्वेश्चन में तुम लोग को। सोर्सेज, बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट। सोर्सेज में आएगा पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका बुक वैल्यू है 6 करोड़।
इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 9.2%। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,20,00,000, ये भी आएगा 9.2%। और लास्ट में है 12% डिबेंचर्स। सो 12% डिबेंचर का बुक वैल्यू इज 1,80,00,000 और ये है 8.4%। 9 करोड़ टोटल है इसका। सो वैक आएगा 81,36,000 डिवाइडेड बाय 9 करोड़ इंटू 100, 9.04%। सेवेंटी टू है, 36 है, चेक कर 9.2% है वो। मेरे को बता, इंडिविजुअली बताओ। चलो 6 करोड़ इंटू 9.2% कितना आया? 15 लाख, 15,12,000। हाँ तो 36 तो है, बरोबर है। तो 9.04% आएगा ये। दिस इज KO। तू लास्ट लेक्चर नहीं था ना? तो अपन ने जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस किया था वो तूने किया, थोड़ा बहुत किया है ना? चलो अभी देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है। कंपनी हैज प्लान टू रेज अ फर्दर 3 करोड़ बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एट 18% इंटरेस्ट। इफ द लोन इज रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 500। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा मालूम है तुमको? KE चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो अपने को पहले सेकेंड पार्ट में अपने को वापस से रीकैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो सेकेंड पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। सो KE will be equal to D1 upon P0 plus G। D1 तो वही रहेगा तुम्हारा, क्या था D1 कितना था? 25.2, 25.2। और अभी P0 चेंज हो जाएगा। P0 कितना हो जाएगा? 500। ग्रोथ रेट वही रहेगा 0.05। तो KE चेंज हो गया, KE हो गया अभी 10.04। सेकेंड KR विल बी इक्वल टू KE इज इक्वल टू 10.04%। ये भी चेंज हो जाएगा। तुम्हारा KD सेम रहेगा, KD विल बी सेम। ठीक है, सो KD विल बी इक्वल टू 8.40%। दिस विल बी सेम। और एक नया कैलकुलेशन आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लोन, क्योंकि अपन लोन ले रहे हैं ना अभी। कितने का लोन ले रहे हैं अभी हम लोग? 3 करोड़। तो उसके अंदर अपने को KL कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी तरह आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ लोन विच इज KL. चलो कुछ भी नहीं बोला इसके अंदर, तो KL विल बी इक्वल टू कूपन रेट माइनस टैक्स. सो कूपन रेट माइनस टैक्स, कूपन रेट इज 18 minus 30% tax, 12.60%. अभी वैक आएगा. कैलकुलेशन ऑफ वैक, ये एक्चुअली ये टाइप का एक ही क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैंने रखा था इसको कि KO यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स. इसमें नया ये था कि जो नया लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो नया प्रोजेक्ट का कॉस्ट अलग से नहीं निकालने का है, उसका जो ओल्ड प्रोजेक्ट है उसके साथ में ऐड करना है अपने को, तो मिक्स करके पूरा का पूरा KO नया निकालना है. उसके पहले किया था मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से कैलकुलेट किया था, हाँ वो अलग से था, ये मर्ज करके निकालने का है. इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 6 करोड़, ये है 1 करोड़ 20 lakhs. फिर आएगा 12% डिबेंचर्स 1 करोड़ 80 lakhs और 18% लोन आ जाएगा अभी, तो लोन का वैल्यू कितना है 3 करोड़. KE कितना है नया वाला 14 पॉइंट, रिजर्व्स भी वही हो जाएगा अभी 10.04%. फिर डिबेंचर का वही था ना 8.4, और लोन का 80. चलो अभी ये सबका टोटल आएगा, नहीं रे ये 12 करोड़ हो जाएगा. हाँ ये कितना आ रहा है 1 करोड़ 1,25,20,800 divided by 12 crores into 100. क्या गलत आ रहा है? तो ये रॉन्ग है. मैं भी एक कैंसिल हो क्या? है देना. ये बरोबर है 1,25,20,800 बरोबर है, और ये 12 करोड़ जो बरोबर है, तो कितना आ रहा है 10.434.
चलो अभी जो 2 क्वेश्चन बचे ना वो थोड़े हैवी है। क्या हुआ? उसमें ना कभी कभी M+ में या तो 2 बार चला जाएगा या जाएगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। एकदम अच्छे से करेगा तो हाँ वो भी हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। अभी 2 क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो चलो क्या दिया है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है, मतलब दोनों से करना है अपने को। तो बुक वैल्यू के अंदर देखो क्या क्या है। बुक वैल्यू के अंदर है इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। मार्केट वैल्यू में खाली इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है। देन वी आर हैविंग व्हाट यू नो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स का जो है मार्केट वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन व्हाट यू नो इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये कितना लेक्चर मिस हुआ है, मतलब किधर तक आता है तेरे को? हाँ लेकिन टाइम लगेगा और तो, लेकिन न्यू चैप्टर के लिए ये चैप्टर आना ज़रूरी है। ये मैंने सब पहले वार्निंग दे के रखा था कि अभी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से चालू होएगा ना वो सब कुछ लिंक में है पूरा। हाँ वो केडी है। चलो फिर हमें मार्केट वैल्यू दिया है। मार्केट वैल्यू सिर्फ इक्विटी का रहेगा, रिटेन अर्निंग्स का नहीं रहेगा। रिटेन अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू और डिबेंचर्स का अपने को मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर आगे देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट ₹130 पर शेयर। ठीक है, तो जो 130 पर शेयर है ना ये एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है, उसका P0 है ये। ठीक है, एंड न्यू इशू इज प्राइस्ड एट 125 पर शेयर। मतलब अगर सपोज ये लोग नया शेयर्स के लिए जाएंगे तो ये लोग को जो न्यू शेयर्स है उसका इश्यू प्राइस कितना फिक्स करना पड़ेगा, 125। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ₹5 पर शेयर। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर हमें KE कैलकुलेट करना है, KE, तो उसके अंदर अपने को नेट प्रोसीड्स लेना पड़ेगा। तो नेट प्रोसीड्स विल बी 125 माइनस 5। लेकिन जब भी हम KR कैलकुलेट करेंगे ना तो उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगा। तो KR के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, खाली 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इक्विटी का। उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है ना डिविडेंड, उसको स्टार मार्क करो। अभी डिविडेंड के अंदर दिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years द डिविडेंड हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.60 to 14.19 पर शेयर। द डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, अंडरलाइन करो एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब D1। The dividend at the end of the current year is expected to be ₹15 पर शेयर, मतलब D1 दे दिया है। ठीक है, अच्छा अभी एक हिंट है देखो यहाँ पे कि जो डिविडेंड है ना वो लास्ट 5 साल में डिविडेंड कांस्टेंट है कि डिविडेंड बढ़ा है, बढ़ा है, बराबर है। मतलब वो 10.60 से कितना हो गया है, 14.19 हो गया है ये। ठीक है, उसका मतलब ये है कि डिविडेंड के अंदर ग्रोथ है, डिविडेंड के अंदर क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, सो यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू नो कैलकुलेट द G फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो भी अपन देखते हैं बाद में। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स का दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स में बोला है 15% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% कूपन रेट है, फेस वैल्यू इज 100, वुड रियलाइज 105 पर शेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेट प्रोसीड्स। वुड रियलाइज मतलब 105 रुपए में अपन बेच सकते हैं उसको। ठीक है, तो इससे अपने को KP मिल जाएगा। वो डिबेंचर्स को स्टार मार्क करो। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है समझने के लिए।
अगर कैपिटल बजटिंग हो गया रहता था ना तो ये अच्छे से समझ जाता था, ठीक है। मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है। देखो डिबेंचर्स में क्या बोला है, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर, ठीक है। 11 ईयर मतलब ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है, ठीक है। एंड एन इज इक्वल टू व्हाट, यू नो, एन इज इक्वल टू 11। देन 15% डिबेंचर्स, ठीक है। तो जो कूपन रेट है ना वो 15% है, बट द यील्ड ऑन द सिमिलर डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ द सिमिलर मैच्योरिटी एंड द रिस्क क्लास इज 16%, ठीक है। इसका मतलब तुमको नहीं पता है अभी तक। एंड देर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, मतलब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 2% है। सो एवरीथिंग इज व्हाट, यू नो, इज फ्रेश इशू, ठीक है। तो तुम्हारा इक्विटी भी फ्रेश इशू है, प्रेफरेंस शेयर्स भी फ्रेश इशू है, और डिबेंचर भी क्या है, फ्रेश इशू, ओके। Then corporate tax rate is 35%. Ignore the dividend tax. Flotation cost should be calculated on the face value. Underline करो उसको। नॉर्मली अभी तक हम लोग जो है फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, इश्यू प्राइस, लेकिन यहाँ पे अपने को फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर्स में किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, इश्यू प्राइस मींस अपने को फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉट गिवन फॉर डिबेंचर इज द इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन, ठीक है। तो जो पूरा इंफॉर्मेशन अपने को दिया है ना वो अपने को दिया है फॉर कैलकुलेटिंग द इश्यू प्राइस, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, देखो सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है, अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल प्रॉपरली, क्योंकि अपना कैपिटल बजटिंग नहीं हुआ है इसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा ये जो है ये डिफिकल्ट जाएगा इन अंडरस्टैंडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स। सपोज अगर अपने 100 रुपए का डिबेंचर लिया, ठीक है, तो 100 रुपए का डिबेंचर का जो कूपन रेट है ना वो 15% है। कितना है, 15%। तो तुम्हारा इंटरेस्ट का इनकम कितना होएगा, तो 15% होएगा, बराबर है। 15% के हिसाब से इंटरेस्ट विल बी व्हाट, यू नो, विल बी 15 रुपीज, राइट। सो दिस इज 100 एट द रेट ऑफ 15% विल गिव यू इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच, 50। मतलब अगर तुम्हें 15 रुपया कमाना है, क्या कमाना है तुम्हें, 15 रुपया, एंड इफ योर एक्सपेक्टेशन इज 15%, तो तुम 100 रुपया पे करोगे फॉर बाइंग द डिबेंचर, ठीक है। सो व्हाट यू टू डू इज यू टू टेक 15 डिवाइडेड बाय 15%। अगर तुम करते हो कैलकुलेटर पे तो तुमको 100 रुपीज आएगा। मतलब अगर तुमको 15 रुपया इनकम चाहिए, 15 रुपीज इज इनकम, और तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कितना है, 15%, सो यू आर रेडी टू गिव हाउ मच, यू आर रेडी टू गिव 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है मालूम है कि द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू दिस डिबेंचर विच इज 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन द डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%। इट इज हाउ मच, इट इज 16%। मतलब डिबेंचर होल्डर को है ना इनकम है ना, इनकम वो 15 रुपया ही चाहिए। कितना चाहिए, 15। लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ना वो 16% है। इट इज नॉट 15%, इट इज हाउ मच, इट इज 16%। तो तुम्हें 15 रुपया कमाने का है, लेकिन तुमको जो रिटर्न चाहिए वो 16% है। तो हाउ मच यू विल बी पेइंग फॉर द डिबेंचर, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक 15 डिवाइडेड बाय 16%, या सो 93.75 भाई है ना पीछे, हाँ। सो दैट मीन्स इट इज 93.75, ठीक है। मतलब अगर तुमको 16% रिटर्न कमाने का है, लेकिन तुम्हारे हाथ में इनकम कितना चाहिए तुम लोग को, 15 रुपीज, तो तुम लोग कितना अमाउंट देने के लिए रेडी हो मालूम है, 93.75, बराबर है। मतलब कंपनी को डिबेंचर जो है ना वो 93.75 पे इश्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 93.75 पे इश्यू करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने 93.75 पे इश्यू किया तो क्या होगा, तो 93.75 इंटू 16% अगर हम लोग करते हैं ना तो अपने को 15 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर को हाथ में क्या चाहिए, उनको चाहिए इनकम ऑफ हाउ मच, 15 रुपीज, लेकिन उनको परसेंटेज कितना चाहिए, 16%। सो दे विल बी रेडी टू पे ओनली हाउ मच, 93.75। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ना ये इश्यू प्राइस है ऑफ द डिबेंचर। सो व्हाट इज द इश्यू प्राइस वी आर हैविंग, 93.75, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रोसीड्स आएगा, नेट प्रोसीड्स विल बी इश्यू प्राइस माइनस एफसी। व्हाट इज एफसी, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अभी फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे अगर सपोज हम लोग यहाँ पे नेट प्रोसीड्स निकालेंगे तो इश्यू प्राइस है 93.75 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा 100 इंटू व्हाट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज, 2%, ठीक है। सो यहाँ पे तुमको नेट प्रोसीड्स मिलेगा 93.75 माइनस 2 रुपीज
विच विल कम टू 91.75, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तुमको 93.75 का कैलकुलेशन समझाए क्या, ठीक है। व्हाट इज 93.75? 93.75 पे इशू करेंगे तो तुम्हारा परसेंटेज रिटर्न कितना रहेगा, 16%, लेकिन इनकम हाथ में कितना आएगा, 15 रुपीज। सो यू वांट इन हैंड 15 रुपीज, you want to earn what, 16%. so how much you will be ready to pay to the company is only 93.75, ठीक है। तो ये अपने को इश्यू प्राइस मिल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, इन रिगार्डिंग डिबेंचर्स, ठीक है। अभी इसमें मेरे को बताओ ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है कि इरिडीमेबल है, रिडीमेबल, ठीक है। सो रिडीमेबल में नेट प्रोसीड्स हमने कैलकुलेट कर लिया। फेस वैल्यू जो है यहाँ पे कितना रहेगा, फेस वैल्यू इज व्हाट यू नो इज 100। व्हाट इज अ कूपन रेट, 15% है ना, ये तुम्हारा कूपन रेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में टैक्स रेट आएगा। व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन टू यू, 35% है, ठीक है। हमारे को एन भी दिया हुआ है। व्हाट इज एन, 11 ईयर्स। यहाँ पे आर वी के बारे में कुछ बोला नहीं है, रिडम्पशन वैल्यू। सो रिडम्पशन वैल्यू इज गोइंग टू बी एट पार, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी 100 विच इज नथिंग बट एट व्हाट यू नो एट पार, राइट। अभी मुझे ये बताओ इसमें से भी क्या क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और क्या हम पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, यस बराबर है। फिर हमें चाहिए क्या, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा फेस वैल्यू का 15%, ठीक है। सो दिस विल कम टू 15 रुपीज। देन वी विल हैव इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, सो विच इज 15 इंटू 1 माइनस 0.35, तो ये कितना आ रहा है, 9.75, ठीक है। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन वाज रिगार्डिंग व्हाट यू नो, रिगार्डिंग द डिबेंचर, ठीक है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था, इश्यू प्राइस कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया वो समझा, ठीक है। चलो ये कॉपी करो, दिस इज रिगार्डिंग डिबेंचर्स। तुम ये इसको है ना 15 को लिखो इनकम, 16% इज required rate of return, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी तक, मतलब मैंने वो डाउनलोड ही नहीं किया था कभी। चलो अभी के डी हो गया। अभी है ना, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी के ई, फिर हम कैलकुलेट करेंगे के आर, ठीक है। चलो तो इधर हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई। चलो इसके लिए पहले हमको चाहिए आईपी। व्हाट इज आईपी, इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस अपने को दिया हुआ है 125, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ना P0 भी दिया है और क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया है, तो ऑलरेडी इशूड मानेंगे कि फ्रेश इशू मानेंगे, है फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया है तो फ्रेश इशू लेना पड़ेगा। अगर मार्केट प्राइस दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया है, तो इट इज ऑलवेज फ्रेश इशू। यहाँ पे इशू प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे एफसी भी दिया हुआ है। एफसी इज हाउ मच, इट इज 5। सो व्हाट विल बी एनपी, मतलब नेट प्रोसीड्स, 125 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इट विल बी 120। क्वेश्चन में D1 दे दिया है, D1 इज हाउ मच, 15। चलो अभी टास्क है कि यहाँ पे जी कैसे कैलकुलेट करना है, जी, ठीक है। वो द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कंपाउंडिंग है बेटा। तू जो बोल रहा हो सिंपल इंटरेस्ट में एप्लीकेबल होएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंडिंग है, ठीक है। अभी सुनो इधर, कंपाउंडिंग में कैसे करते हैं इसको। तो नॉर्मली मैं कोई फार्मूला जो है वो नहीं देता हूँ। जब भी हम टाइम वैल्यू मनी भी करेंगे ना, मैं एक भी फार्मूला नहीं देगा, हमें चाहिए सब कुछ कैलकुलेटर पे करना है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ जी लिख रहा हूँ मैं। अच्छा पहले ये रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जी है, ठीक है। अच्छा ये जी है, ये अपने को कैसे पता चला, क्योंकि 10 पॉइंट कितना था,
हाँ ग्रोथ हो रहा है ना, 10.6 से किधर तक जा रहा है ये 14.19, ठीक है। हमें ना इसमें ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब अपने को ना ये रेट ऐसा फेंकना पड़ेगा कि चलो ये रेट रहेगा तो क्या होएगा, ये रेट होएगा तो क्या रहेगा, ऐसा करके अपने को अज्यूम कर करके वी विल हैव टू चेक, ठीक है, कि कौन सा ग्रोथ रेट इधर बैठ रहा है वो, ठीक है। तो सपोज कि अगर हम लोग लेते हैं ट्रायल एंड एरर में, इफ g इज अज्यूम्ड टू बी 5%, पहले 5% को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर हमने 5% के हिसाब से सपोज ग्रोथ रेट हुआ रहेगा, तो अभी तुम्हें क्या करना है कैलकुलेटर पे, ये देखो तुम्हें लेना है कैलकुलेटर पे 10.60, तुम्हें करना है सुनो +5% से 5 बार करके देखना है, क्योंकि 5 साल है। 10.60 विल ग्रो टू कितना आ रहा है? 13.53, बराबर है। तो देखो अगर 5% इन्वॉल्व रहेगा तो ये 10.60 विल बिकम ओनली हाउ मच? 13.53, बराबर है। लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 14.19, ठीक है। मुझे बताओ ये 5% के हिसाब से इज इट क्लोज टू 14.19? ये क्लोज है, ठीक है। सो आई विल अज्यूम नाउ 6%। देखो भी इसमें तुम लक्की हो कि ये एग्जैक्ट 6% आया, ये दोनों के बीच में भी आ सकता है। हाँ ठीक है, तो क्या करने का वो सब कैपिटल बजटिंग के अंदर आएगा। हाँ इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आएगा 10.60 विल ग्रो टू 14.19, देयरफॉर g इज इक्वल टू 6% और 0.06। चलो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हाँ इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ था, एक तो डिबेंचर का इश्यू प्राइस कैलकुलेट करने का और यहाँ पे जी कैलकुलेट करने का। आई थिंक ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है अभी, बट दिस मॉड्यूल क्वेश्चन। हम लोग जो भी करेंगे यहाँ पे स्पेशली कैपिटल बजटिंग, उसमें मॉड्यूल का फॉर्मेट नहीं देखना है, पागल हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। सो यू शुड नॉट रेफर विच, मतलब प्रेजेंटेशन क्या नहीं देखना है मॉड्यूल का, ठीक है। फाइनल आंसर चेक करने का, खाली फाइनल आंसर बरोबर आएगा, ठीक है। आई विल गिव वेरी 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 सिंपल मेथड जो कोई भी क्वेश्चन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में अलग मेथड रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में अलग मेथड रहेगा, तीसरे क्वेश्चन में अलग मेथड रहेगा, तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। फाइनल आंसर खाली चेक करना है अपने को, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे अपने को के ई मिल जाएगा, के ई विल बी इक्वल टू D1 अपॉन वॉट इन अपॉन नेट प्रोसीड प्लस जी, 15 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0.06, 18.50%। Calculation of cost of retained earnings, which is KR। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन में KR इज गोइंग टू बी इक्वल टू KE? क्या ये क्वेश्चन में KR एंड KE बोथ विल बी सेम और इट विल बी डिफरेंट? नहीं, अलग आएगा, अलग। क्यों मालूम है? क्योंकि KE कैलकुलेट करने के टाइम पे फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, लेकिन KR कैलकुलेट करने के टाइम पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगा। सो इट हैज टू बी विदाउट व्हाट, यू नो, विदाउट द फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे, KR इज इक्वल टू D1 अपॉन IP, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? IP इश्यू प्राइस प्लस G, 15 divided by 125 plus 0.06,
18%। क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, केपी। ये तुम्हारा टेस्ट रखवा दूँ क्या? एक रेशियो, लीवरेज। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने उधर वेस्टर्न में लिया था ना टेस्ट, वो सेम पेपर अच्छा ये था। तो एक रेशियो था उसमें, मतलब टेस्ट नंबर 1 में रेशियो, लीवरेज और रिसीवेबल्स। हाँ, तो तुम लोग का नहीं हुआ है ना। रिसीवेबल्स तो हलवा है, लेकिन अभी कैसा है वो भी हुआ नहीं है तो मालूम नहीं रहेगा ऐसा है। वो जो पहला 2 चैप्टर जो हुआ था ना अर्ली बर्ड में, दोनों इजी है। कैपिटल बजटिंग क्या? कैश बजट, हाँ। कैपिटल बजटिंग नहीं रहेगा इजी है, मतलब उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्यों मेहनत करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे, एंड दैट इज बेस्ड टॉपिक फॉर सीए फाइनल। तो तेरे को जो भी आगे करना है फ्यूचर में, उसके लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूरा टाइम वैल्यू से भरा हुआ है, पूरा पूरा टाइम वैल्यू आएगा उसमें, एवरीथिंग विल बी टाइम वैल्यू। तो फाउंडेशन में किया था ना, टॉपिक किया रहेगा तुम लोग ने, हाँ। किसमें स्टैट्स भी आएगा, टाइम वैल्यू भी आएगा, दोनों आएगा। क्योंकि विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी नथिंग इज गोइंग टू फंक्शन। एवरीथिंग हैज, फाइनेंस में पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। हम्म? हाँ, मतलब नेक्स्ट वीक से हो जाएगा चालू, हाँ। 4 दिन में नहीं है, थर्सडे से संडे। तो जो भी लेक्चर होगा पहला 3 दिन में होएगा, फिर नेक्स्ट वीक से हो जाएगा बराबर से चालू। नहीं नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। मेरी डॉ नहीं नहीं, मेरी डॉटर का बर्थडे है 1 जून को, संडे, हाँ। चलो अभी ये प्रेफरेंसेस में सब दिया हुआ है। फेस वैल्यू इज हाउ मच? 100। इसका कूपन रेट कितना है? 15%। और रिडीमेबल है ऐसा नहीं दिया है, मतलब ये परपेचुअल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तुम्हारा नेट प्रोसीड्स 105, ये दिया हुआ है। क्या निकालेंगे इसमें? पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, 100 into 15%, which is 15. KP will be preference dividend divided by net proceeds into 100. So 15 divided by 105 into 100, 14.9%। चलो अभी पूरा मसाला रेडी है। इससे हम लोग को वैक निकालना है, 2 बार वैक निकालना है इसके अंदर, हाँ? पहला बुक वैल्यू के हिसाब से, दूसरा मार्केट वैल्यू के हिसाब से है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैक, के ओ, यूजिंग व्हाट? बुक वैल्यू वेट्स। सोर्सेस, बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट। क्या क्या है सोर्सेस के अंदर? पहले है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का बुक वैल्यू है 50 lakhs। ये सॉरी, मैं क्या देख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन देख रहा है मैं। 1 crore 20 lakhs। फिर आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स है 30 lakhs। फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर्स 36 lakhs। लास्ट में आएगा डिवेंचर्स।
9 lakhs। इसका टोटल दो पहले। 1 crore 86, 1 crore 86 प्लस 9, 1 crore 95। इक्विटी शेयर्स का ये बताओ मेरे को क्या था, 18.5 था। फिर ये 18 है। प्रेफरेंस शेयर्स का कितना निकाला था अपन ने, 14.29। और डिबेंचर का कितना निकाला था हम लोग ने, KD 10 पॉइंट खाली 9 ना, 5। So 20 to 20, ये देख तो इंडिविजुअली जो लिख रहा हूँ सब बराबर है। $98,550, 33,72,990। WAC KO is equal to 33,72,990. This will be divided by 1 crore 95 lakhs into 100, 17.30। ये तेरे कैल्सी में ऐसा मेमोरी में डालते हैं तो वो मेमोरी के अंदर ही रहता है ऐसा कि ऑटोमेटिक क्लियर होता है? हाँ वो MRC, हाँ मतलब वैसा वाला कैलकुलेटर है। तो कभी कभी उसमें मिस्टेक हो जाता है, अगर ऑलरेडी कुछ रहेगा फिर तुमने वो देखे बगैर ऐसा। हाँ तो वो एक बार उसको क्लियर करना। दूसरा मेरे को तुम्हारा कैलकुलेटर चेक करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो कैलकुलेटर पे, 0.9090 आएगा। वापस इक्वल टू दबाओ, चेंज हो रहा है क्या देखो। हाँ ये हो रहा है ना चेंज, हाँ तो जो चेंज हो रहा है मतलब वो ओरिजिनल कैलकुलेटर है, नहीं हो रहा है मतलब डुप्लीकेट कैलकुलेटर है। हाँ 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू कर, और एक बार इक्वल टू कर, चेंज हुआ 0.8264, और एक बार इक्वल टू कर 0.7513, ऐसा चेंज हो रहा है ना। चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे वैक कैलकुलेट करना है, लेकिन मार्केट वैल्यू वेट्स लेना पड़ेगा अभी। तो उसके अंदर एक कैलकुलेशन का कॉलम डालना भाई। ये 5th पॉइंट था, ये 6th पॉइंट है। कैलकुलेशन क्या, तुम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे थे तुम लोग? चलो इसमें रिटेंड अर्निंग्स आएगा कि नहीं आएगा, मार्केट वैल्यू वेट्स में रिटेंड अर्निंग्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि KE एंड KR बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, हमें ये जो अपने को दिया ना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 करोड़,
उसको ब्रेक करना पड़ेगा, कौन से रेशियो में ब्रेक करना पड़ेगा, बुक वैल्यू के रेशियो में, ठीक है। अच्छा, देन रिटेन अर्निंग्स के बाद है प्रेफरेंस शेयर्स, लास्ट में डिबेंचर्स। अभी इक्विटी शेयर को अपन ब्रेक करेंगे, सो इधर आएगा 2 करोड़ इनटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 करोड़, ये आएगा 2 करोड़ इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.5, 40 लैक्स। ये क्या किया समझा तुम लोग को? अच्छा, क्या किया वो जाने दो, क्यों किया वो समझा क्या? क्योंकि के ई एंड के आर बोथ आर नॉट सेम, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को बुक वैल्यू के रेशियो में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 18.50% था, ये 18% है। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 33,75,000 और डिबेंचर का मार्केट वैल्यू है 10,40,000। के पी कितना है जरा बताओ मेरे को वापस। एंड के डी 10.95। ये आएगा 2,44,15,000। ये देखो तो, ये चेक करो तो, मैंने ओरली किया है ये। हाँ बरोबर है, चलो। $29,60,000 ये पहले का कॉस्ट आएगा। मैंने तुमको बताया था ना कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करना है तुम लोग को, नहीं हुआ अपना ये बात? कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने बताया था शायद से। $4,82,288, 1,13,880। $42,76,168 ये बरोबर है पहले। $42,76,168 will be divided by 2,44,15,000 into 100, 17.51। चलो, ये समझा सब लोग को अभी? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अभी सुनो जरा, मेरे को और एक कैलकुलेशन तुमको समझाने का है, इसी के अंदर समझाता हूँ, क्योंकि ये जो भी हम लोग समझेंगे ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, ठीक है।
देखो अभी तक जो मैं तुम लोग को वैक का कैलकुलेशन करवा रहा था उसमें हम लोग बुक वैल्यू ले रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहे थे, फिर हम लोग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे थे, फिर ये कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे विद द टोटल बुक वैल्यू इनटू 100, ठीक है। नाउ ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं इसका ऑल्टरनेटिवली हाउ यू कैन कैलकुलेट दी व्हाट यू नो कैलकुलेट द वैक, तो ये दूसरा मेथड आना चाहिए अगर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे सोर्सेज लिखेंगे पहले। सोर्सेज में वही आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। फिर है ना पहले यहाँ पे बुक वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, बुक वैल्यू। सो यहाँ का बुक वैल्यू है इसका 1,20,00,000, फिर ये है 30,00,000, फिर ये है 36,00,000, मेरे को कुछ बायट नहीं है, मैं ऊपर देख के ही लिख रहा हूँ ये। फिर ये आएगा 9,00,000, ये सबका टोटल कितना हो गया 1,95,00,000। अभी है ना मैं क्या करूंगा, इधर वेट्स असाइन करूंगा। क्या असाइन करूंगा यहाँ पे, वेट्स, ठीक है। अभी जो वेट्स होता है ना, वेट्स उसका जो टोटल होता है ना वो हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100, वैसे वेट्स का टोटल कितना आएगा 1, ठीक है। तो अभी तुम्हें ना इसको वेट्स असाइन करना है, तो हाउ यू विल असाइन द वेट्स ऑन द कैलकुलेटर, यू टू टेक 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 1,95,00,000, ठीक है। तो तुमको वेट्स मिल जाएगा, किसका वेट्स मिल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो मेरे को बताओ जरा कैलकुलेटर पे करके, 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 1,95,00,000, तो 62 ले लो उसको, तो ये आ जाएगा 0.62। फिर 30 डिवाइडेड बाय 195 करो, तो ये आएगा 0.15। फिर 36 डिवाइडेड बाय 195, तो आएगा 0.18। लास्ट वाला बैलेंस है, लास्ट वाला बैलेंसिंग लेना है उसको मतलब वो 1 का टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या करो मालूम है, लास्ट वाले में 1 माइनस 0.18 माइनस 0.15 माइनस 0.62, तो कितना बचेगा 0.05, ठीक है। ये वेट्स हो गया। नाउ वी विल टेक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर यहाँ पे लास्ट कॉलम आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू वेट्स, ठीक है। सो दिस इज 18.50, दिस इज 18, दिस इज 14.29 एंड दिस विल बी 10.95। अभी तुम्हें ना 18.50 को मल्टीप्लाई करना है विद 0.62, इधर भी परसेंटेज का बटन प्रेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ये तुम्हारा एक्सप्रेस इन व्हाट इन परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे चाहिए 18.5 into 0.62, so this will be 11.47। फिर हमें लेना है 18 into 0.15, so ये आएगा तुम्हारा 2.70। Then we will take 14.29 into 0.18, तो ये आएगा 2.57। और लास्ट वाला अपने को लेना है 10.95 into 0.05, तो 0.55। अभी इसका अगर तुम टोटल करोगे डायरेक्टली बैक मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। सो दिस इज 17.29। समझा क्या हुआ ये? सो दिस इज डायरेक्टली KO, ये जो है ना ये डायरेक्टली क्या है मालूम है, KO है। तो इधर देखो आंसर वही था 17.30, यहाँ पे आंसर आ रहा है 17.29, दोनों में आंसर विल बी व्हाट यू नो विल बी सेम, ओनली द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट ओवर हियर, ठीक है। तो वेट्स रहेगा तो कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा वो समझा, ठीक है। चलो, तो इसको भी अपने को यूज करना है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है अपना 23। चलो, अभी ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ये क्वेश्चन जो है ये RTP में आ चुका है, ये क्वेश्चन MTP में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग फिगर से आया है, बट द रिक्वायरमेंट इज व्हाट यू नो इज सेम ओनली। अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन सिंपल है, खाली थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसमें। चलो, ABC लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये बुक वैल्यू है, ठीक है।
examine which is considered to be optimum. Underline करो, it is considered to be optimum. Now this capital structure is optimum as on 31st March 2018. ठीक है ना. अंडरस्टैंड इधर ऑप्टिमम का मतलब क्या है. ऑप्टिमम का मतलब ये है कि अभी है ना ये लोग जो 2 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें ये लोग पैसा किधर किधर से ले रहे हैं. तो डिबेंचर के पास से ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के पास से ले रहे हैं और इक्विटी का खुद का भी पैसा है. ठीक है. तो अगर मैं तुमको पूछूं यहाँ पे कि अगर ये लोग 2 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये लोग यही कॉम्बिनेशन में पैसा रेस करेंगे. ठीक है. तो अभी ये लोग ने 2 लाख रुपए का कोई तो भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके अंदर ये लोग ने लिया है 30,000 फ्रॉम डिबेंचर, 10,000 फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स एंड 1,60,000 फ्रॉम दी फ्रॉम दी ओनर. ठीक है. सपोज कल जाके ये लोग को 1 रुपए का नया प्रोजेक्ट करना है, 1 रुपए का. ठीक है. तो ये लोग पैसा किसके किसके पास से लेंगे, डिबेंचर के पास से भी लेंगे, प्रेफरेंस के पास से भी लेंगे और इक्विटी का खुद का भी पैसा रहेगा. ठीक है. तो मुझे बताओ कि इसका प्रपोर्शन कितना रहेगा. तो इसका प्रपोर्शन मीन्स सपोज इफ दे गो फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट 1 रुपए का करना है वो लोग को, तो वो लोग पैसा लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के पास से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास से एंड डिबेंचर के पास से. ठीक है. तो अगर सपोज यहाँ पे आज जो वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 2 लाख का है, तो वो लोग ने इक्विटी के पास से लिया हुआ है 1,60,000, फिर वो लोग ने प्रेफरेंस के पास से लिया हुआ है 10,000 और डिबेंचर के पास से लिया हुआ है 30,000. ठीक है. कोई भी प्रोजेक्ट ये लोग को करना है ना दुनिया में, ठीक है, ये ही कॉम्बिनेशन आएगा. मतलब इक्विटी मतलब खुद का पैसा, प्रेफरेंस और तीसरा क्या रहेगा, डेट. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे है ना सपोज 1 रुपए का नया प्रोजेक्ट करना है, तो हाउ मच आई शुड टेक फ्रॉम इक्विटी. सो इट विल बी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs. तो 1 रुपए का अगर प्रोजेक्ट करना है तो 0.80 मतलब 80% जो है वो खुद का पैसा रहेगा. ठीक है. उसके बाद में 0.05 मतलब 5% विल बी फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 15% विच इज 0.15 फ्रॉम दी फ्रॉम दी आउटसाइड. ठीक है. अच्छा, ये अपने को कैसे पता चला कि ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन में करेंगे. तो ऊपर लिखा हुआ है दिस पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम. ठीक है. अभी ऑप्टिमम का मतलब समझा. ठीक है. अभी आगे देखते हैं. द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.60. ये P0 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, P0. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, व्हाट डू मीन बाय नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, D1. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द ईयर 2017 का EPS. मतलब 2017 का जो भी EPS रहेगा उसका 50% ये लोग क्या करेंगे मालूम है, डिविडेंड बांटने का सोच रहे हैं. ठीक है. द फॉलोइंग इज अ ट्रेंड ऑफ द EPS फॉर द प्रीसीडिंग 10 years which is expected to continue in the future. ठीक है. तो ये लोग ने ना अपने को 2008 से लेके 2017 तक का EPS दे दिया है. क्या दे दिया है, EPS. ठीक है. एंड यू कैन सी दैट द EPS इज नॉट कांस्टेंट, देयर इज अ ग्रोइंग EPS. ठीक है. अभी तुमको यहाँ पे है ना पहले ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. जो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ठीक है. 10%. क्या करने का मालूम है, जब भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना तो तुम्हें है ना 2008 और 9 का पहले रेट निकालने का. ठीक है. तो कितना परसेंट आ रहा है, 10% आ रहा है. और फिर डायरेक्टली है ना 16-17 में वो रेट अप्लाई करके देखो क्या वो रेट अप्लाई हो रहा है क्या. मतलब देखो 1 रुपए का 1.10 हो गया, मतलब 10% हुआ रहेगा. अभी तुम जो है 2016 से 17 में चेक करो तो 2.15 प्लस 10% करके देखो. सो इज इट कमिंग टू 2.36? यस. मतलब पूरा जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन में ग्रोथ रेट इज व्हाट यू नो इज 10%. तो अगर ये स्टार्टिंग में बैठता है और एंड में बैठता है, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो द ग्रोथ रेट विल बी व्हाट यू नो विल बी 10%. राइट. सो व्हाट वी हैव फाउंड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंटायर टेबल, ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट किया है. ग्रोथ रेट इज व्हाट यू नो इज 10%. चलो यहां तक समझाइए. ठीक है. देन company issued new debentures carrying 16% rate of interest. देखो ये जो तुमको यहाँ पे जो तुमको डिबेंचर दिया है ना, ये 14% डिबेंचर है. ठीक है. उसके बाद में जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो 11% प्रेफरेंस शेयर्स है. अभी ये लोग का ये ऑलरेडी ओल्ड प्रोजेक्ट चल रहा है. ये कौन सा प्रोजेक्ट का बात चल रहा है यहाँ पे, ओल्ड. अभी ये लोग को नया डिबेंचर्स इशू करना है. इसके लिए वहां पे दिया हुआ है कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसका कूपन रेट कितना दिया है, 16%. द मार्केट एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 96. मतलब जो नया डिबेंचर इशू करेंगे
उसको भी कितने में इश्यू करना पड़ेगा 96, क्योंकि ऑलरेडी डिबेंचर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, नया डिबेंचर विल आल्सो बी इशूड एट व्हाट यू नो एट 96। तो ये जो 96 जो मार्केट वैल्यू दिया है, दिस विल बिकम नेट प्रोसीड्स, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, नेट प्रोसीड्स। चलो मुझे ये बताओ कौन से डिबेंचर्स है ये, परपेचुअल डिबेंचर्स है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स है? परपेचुअल, क्योंकि रिडम्पशन का कोई डिटेल्स नहीं है, ठीक है। इज इट इश्यू एट पार और इज इट इश्यू एट डिस्काउंट? इश्यू एट डिस्काउंट, तो फॉर्मूला अप्लाई करके के डी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इश्यू एट पार होता था ना, पार, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते कूपन रेट माइनस टैक्स, वो अपन यहाँ पे नहीं कर सकेंगे बिकॉज द इश्यू इज नॉट एट पार, ठीक है। चलो फिर हमें दिया है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर में 9.20, ठीक है, वेयर ऑल्सो इश्यूड, मतलब ये जो 9.20 है ये नेट प्रोसीड्स है। ब्रैकेट में बोला है विद एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.1 पर शेयर, मतलब ये है प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमें प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया है, हमें नेट प्रोसीड्स भी दे दिया है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, केपी मिल जाएगा, ओके। देन कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है, सो टैक्स रेट इज 50%। नाउ रिक्वायरमेंट है ए बी सी डी, 4 रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। पहला रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, मतलब के डी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। फिर बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब के पी। और लास्ट में बोला है न्यू इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग द न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अभी इसका एक मतलब इसका एक अंडरस्टैंडिंग अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग है ना ए वाले पे आते हैं, तो ए वाले के लिए राइट हियर कैलकुलेशन ऑफ individual cost of capital, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ न्यू डेट विच इज नथिंग बट व्हाट यू नो के डी। चलो क्या क्या दिया हुआ है के डी के लिए जरा चेक करो। पहले हमें कुछ भी नहीं बोला है तो फेस वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 100, कूपन रेट है 16%, नेट प्रोसीड्स विल बी 96, टैक्स रेट इज 0.50 मतलब 50%, interest will be 100 face value into coupon rate 16, interest into 1 minus tax which is 16 into 1 minus 0.50 which will be 8 rupees. KD will be equal to interest into 1 minus tax divided by net proceeds into 100. So 8 divided by 96 into 100. So KD is 8.33%. चलो ये अपने को मिल गया पहले न्यू के डी, समझा। सेकेंड ये लोग ने बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, इधर आएगा कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। ना कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर पहले तो क्या क्या अपने पास होना चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, ये डायरेक्टली दे दिया है 1.1, और हमारे पास होना चाहिए नेट प्रोसीड्स, ये भी दे दिया है अपने को 9.20। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। सो के पी विल बी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 100 तो कितना 11.12, तो 11.95
956 तो 11.96 हो जाएगा ना फिर। नहीं नहीं, इतना बड़ा राउंड ऑफ मत करो। 11.96। अच्छा, राउंड ऑफ नहीं करने का है, खाली लास्ट वाले राउंड ऑफ करने का खाली है। हाँ, 11.96। चलो यहाँ पे ना थर्ड वाला रिक्वायरमेंट रीड करके मेरे को बताओ कैलकुलेट क्या करना है। थर्ड वाला, न्यू इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, फिर ब्रैकेट में लिखा अज्यूमिंग द न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कैलकुलेट करना है बोलो? के ई कैलकुलेट करना है कि के आर कैलकुलेट करना है, ये बताओ पहले। के आर कैलकुलेट करना है, लेकिन के आर विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू के ई। के आर विल बी इक्वल टू के ई। अच्छा, ये अपने को कैसे पता चला रिटेन अर्निंग्स अपने को कैलकुलेट करना है? ब्रैकेट वाला इंफॉर्मेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अज्यूमिंग द न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, देखो पहले ना इसका मतलब समझो तुम लोग हिंदी में। देखो, सपोज हमको नया प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 2 लाख। सपोज अपन 1 रुपए का नया प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 1 रुपए का जो नया प्रोजेक्ट करोगे उसमें खुद का पैसा कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। अभी खुद का पैसा में दो चीज हो सकता है, या तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करेंगे, या तो फिर हम नया इक्विटी इश्यू कर देंगे। ठीक है, अभी ये वाला जो है ना थर्ड पार्ट, उसमें क्या बोला है कि न्यू इक्विटी शेयर, लेकिन वो पैसा किसका है? न्यू इक्विटी शेयर का जो पैसा है, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, बराबर है। मतलब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? के आर, बट के आर विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू के। ठीक है, सो जो तुम्हारा थर्ड रिक्वायरमेंट है उसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बट योर के आर विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू के। अभी इसके लिए देखो क्या क्या चाहिए अपने को। इसके लिए पहले अपने को मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। मार्केट प्राइस इज हाउ मच? P0 इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स हो जाएगा इसमें, विच इज गोइंग टू बी 23.60। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड बोला है वो लोग ने, तो D1 निकाल रहा हूं मैं, D1 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। सो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज 50% ऑफ द ईयर 2017 का ईपीएस। सो 2017 का ईपीएस कितना है? 2.36। ठीक है, 2.36 में से 50% बांट दिया जाएगा। सो यहां पे D1 इज गोइंग टू बी ईपीएस ऑफ 2017 इंटू 50%, which is 2.36 into 50%, which will be 1.18. G is equal to 10%. This is from the table. तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10%। ये टेबल में से समझा अपने को। KR इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, सॉरी P0 नहीं आएगा, NP लिखो। D1 आएगा 1.18 डिवाइडेड बाय व्हाट इज नेट प्रोसीड्स? 23.60 प्लस 0.10, 15%। चलो, तो ए वाला रिक्वायरमेंट अपना कंप्लीट हो गया। ए वाले रिक्वायरमेंट में के डी था, के पी था, के आर था, एंड के आर इज इक्वल टू के। बी, चलो बी का रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या है? कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इश्यूड। मतलब जो भी नया प्रोजेक्ट करेंगे पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स में से होएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे वैक कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वैक।
तो उसके लिए इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने पास अवेलेबल है, अपने पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास वेट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे अपने को वेट्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो गिव द हेडिंग एज कैलकुलेशन ऑफ marginal weighted average cost of capital, that is KO. Sources, weights, cost of capital into weights. सोर्सेज में पहला आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाई आई एम टेकिंग रिटेन्ड अर्निंग्स? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन नो न्यू इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड, मतलब रिटेन्ड अर्निंग से काम चला लेंगे, कोई नया शेयर्स अपने को इश्यू करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका वेट्स आएगा 0.80। ये कहां से लिया हम लोग ने? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में से लिया हुआ है। खुद का पैसा कितना होएगा? 0.80। फिर दूसरा आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, ये आएगा 0.05, और लास्ट में आएगा तुम्हारा डिबेंचर्स, ये आएगा 0.15। टोटल ऑफ वेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट है 15%, प्रेफरेंस का कितना निकाला था? 10 या 11.96, डिबेंचर का था 8.33। लिखा है खाली, लेकिन अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो 15 इंटू 0.8, दिस विल बी 12। 11.96 इंटू 0.05, सो 0.598, एंड 0.15 इंटू क्या करना पड़ेगा? 8.33, 1.25, 18.48, 480 आ रहा है ना? ये आएगा परसेंटेज। दिस इज योर KO, वैक है ये। चलो समझा, ये वाला पार्ट समझा। चलो अभी सी वाला पार्ट देखो क्या है। सी में क्या बोला है? डिटरमाइन द अमाउंट that can be spent for capital investment before the new ordinary shares must be sold, ठीक है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुमने नया प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो कितने का नया प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं इफ नो न्यू इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड, मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किस में से करना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में से करना है, ठीक है। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट द रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ द व्हाट इन ऑफ द ईयर 2070, ठीक है। देखो ये भी सिंपल है, लेकिन तुमको ये देखो, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है अपना। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में आगे जाके सपोज अपने को 1 रुपए का नया प्रोजेक्ट करना है, 1 रुपए का, तो 80% खुद का रहेगा, 5% प्रेफरेंस का रहेगा, 15% आउटसाइडर का रहेगा, ठीक है। अभी ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग ने अपने को रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट दे दिया है, ठीक है ना। व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट? तो 2017 का जो EPS है ना, उसका जो 50% है ना, वो बांट दिया है, तो बाकी का 50% क्या रहेगा? रिटेन अर्निंग्स रहेगा, ठीक है। तो पहले रिटेन अर्निंग्स पर शेयर निकालो, कितना आएगा? 1.18 आएगा। तो यहां पे फर्स्ट में ले रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू 2.36 इंटू 50%, विच इज 1.18। अभी ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स है चेक करो जरा क्वेश्चन में। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी आर हैविंग?
10,000 है, कितना है 10,000. So what will be total retained earnings? So it will be 10,000 into 1.18, which is 11,800. अभी ये तो खाली तुमको रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट मिला है, ठीक है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम पूरा प्रोजेक्ट कितने का कर सकते हैं, ठीक है. पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स 11,800 अवेलेबल है. तो अगर हम सपोज नया प्रोजेक्ट करेंगे, सो इधर मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में आएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो उसके लिए हमें चाहिएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और हमें चाहिएगा डिबेंचर्स. ये सोर्सेज हो जाएंगे. इसका वेट्स कितना रहेगा? वेट्स 1 रुपए का प्रोजेक्ट करना है तो ये 80% है, ये 5% है और ये 15% है. अभी तुम्हारे पास अमाउंट अवेलेबल है, अमाउंट तो रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट है 11,800. तो हम कितने का नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं ये फाइंड आउट करके देना है अपने को, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा सिंपल, ठीक है. या 14,000 कितना आएगा 750. सो योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू 11,800 डिवाइडेड बाय 0.80 इंटू 1. सो दिस विल बी 14,000 कितना हो जाएगा 750. मतलब तुम्हारे रिटेन्ड अर्निंग्स में से कितने का नया प्रोजेक्ट कर सकते हो? 14,750. ये समझा क्या? जनरली समझता नहीं है जल्दी से. ये समझा क्या हुआ ये, ठीक है. तो 1 रुपए का प्रोजेक्ट करना है तो 80% खुद का रहेगा. 80% अमाउंट दिया हुआ है ना अपने को 11,800. तो 11,800 अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट में डालते हैं तो वो प्रोजेक्ट का वो 80% ही है खाली, ठीक है. तो पूरा प्रोजेक्ट कितने का कर सकते हैं हम लोग? 14,750. सपोज ये 14,750 के ऊपर कोई प्रोजेक्ट करना है तो रिटेन्ड अर्निंग से काम नहीं चलेगा, नया इक्विटी शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है. चलो आज जो क्वेश्चन करो घर पे जाके प्रैक्टिस करना है. उसमें 17th वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है. ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ना होमवर्क सेक्शन में है, तो वो वाला क्वेश्चन करना तुम लोग. चलो और एक रिक्वायरमेंट है डी रिक्वायरमेंट. अभी ये मुझे पढ़ के बताओ क्या है इसमें. Compute the marginal cost of capital when the funds exceeds the amount calculated in C, assuming the new equity is issued at 20 per share. बोलो क्या करेंगे? ये क्या रिक्वायरमेंट क्या है पहले मेरे को ये समझाओ. आई टोल्ड इसमें रीडिंग स्किल्स है थोड़ा. हाँ सी कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है. इसको ब्रेक कर करके रीड करना पड़ेगा. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब नया वैक कैलकुलेट करके देना है, ठीक है. अच्छा कौन से सिचुएशन में? व्हेन द फंड्स एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी, मतलब 14,750 तक तो रिटेन अर्निंग से काम चल जाएगा. इससे ऊपर का अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो इक्विटी शेयर्स भी इशू करने पड़ेंगे, ठीक है. तो अगर सपोज हम इसके ऊपर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे. नया इक्विटी शेयर जो तुम इशू करोगे उसका इशू प्राइस विल बी 20 रुपीज, ठीक है. तो 20 पर शेयर हो जाएगा. तो मुझे बताओ कि क्या चेंज होगा? तो के चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुमने जब यहाँ पे के कैलकुलेट किया था ना तभी हमने के में नेट प्रोसीड्स कितना लिया हुआ है 23.6. अभी क्या चेंज हो रहा है? उसका इशू प्राइस चेंज हो रहा है, तो अभी ये 20 रुपीज हो जाएगा. तो के चेंज हो जाएगा. अगर के चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा वैक ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैक का वेट्स विल रिमेन व्हाट इन रिमेन सेम. खाली ये तुम्हारा जो ये 15% का जो के है ना वो चेंज हो जाएगा. रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम. सो इज योर केओ गोइंग टू चेंज? यस. तो केओ भी चेंज हो जाएगा, राइट. तो हमें इसके अंदर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू के, राइट. तो इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू के.
सो अभी के आएगा D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस जी। अभी D1 उतना ही रहेगा, D1 के बारे में कुछ बोला नहीं है तो D1 चेंज नहीं करने का, ये 15 ही रहेगा। ये 15 नहीं था, 1.18 ऊपर चेक करो तो 1.18 ही था ना। 1.18 ये आएगा। नेट प्रोसीड्स विल बी 20 प्लस ग्रोथ रेट इज 10% ओनली, 15.9। देखो इसमें 15 था ना पहले में, बराबर है। अभी कितना हो जाएगा 15.9, क्योंकि ये जो अपने को नया प्रोजेक्ट करने के लिए अबाव हाउ मच, अबाव 14,750, इसके ऊपर का कोई प्रोजेक्ट करना है तो नए इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। नए इक्विटी शेयर्स 20 रुपए पे इशू होंगे तो के ई विल व्हाट यू नो विल चेंज। ठीक है, तो इधर के ई चेंज कर दिया हम लोग ने। अभी सेकेंड कैलकुलेशन करो, वैक कैलकुलेशन ऑफ marginal cost of capital, WACC, that is KO। सोर्सेज, अभी तुम इधर लिखोगे इक्विटी। क्यों इक्विटी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 14,750 के ऊपर का प्रोजेक्ट हो रहा है तो इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, सो इक्विटी आएगा, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अमाउंट तो अवेलेबल नहीं है तो वेट्स का हेल्प लेंगे, 0.80, 0.05, 0.15, वेट्स का टोटल आएगा 1। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी ये हो जाएगा 15.9%। प्रेफरेंस शेयर्स का कितना था 11.96 एंड डिबेंचर का 8.33%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू क्या करें, इंटू वेट्स। दे दो फाइनल आंसर मेरे को। $14.57, ये तुम्हारा नया KO है। ये समझा, ये क्वेश्चन समझा। होमवर्क का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन वो सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन है, खाली अमाउंट से ना वो डबल है। नहीं, होमवर्क में भी नहीं है, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 4। सेम नहीं हो, डबल अमाउंट है खाली, अदरवाइज एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सेम।